मुंबई के वसई विरार में हंगामे की तस्वीरें अब आपके सामने होंगी और आपको बता दें विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी ने ये आरोप लगाए हैं और चुनाव से एक दिन पहले पैसे बांटने के आरोप की हकीकत क्या है, हमारे सहयोगी राजीव से इसको लेकर सवाल करूंगी। उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने जहां बहुजन विकास अघाड़ी का ये आरोप है कि 5 करोड़ लेकर तावड़े आए थे। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव है विनोद तावड़े और चुनाव से एक दिन पहले आई इन तस्वीरों के बाद अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई के वसई विरार में अब से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से हंगामा बढ़ता गया, उसी की यह तस्वीर। विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के ये जो आरोप लगे हैं, इसकी आखिर हकीकत क्या है, हालात इस वक्त वहां पर क्या है? मेरे सहयोगी राजीव से इसी को लेकर करूंगी एक एक सवाल, क्योंकि राजीव, चुनाव से एक दिन पहले ये तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए, जो हंगामे की तस्वीरें हैं वाकई चौंकाने वाली है। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि दरअसल विनोद तावड़े वहां पर विवांता होटल में एक बैठक के लिए पहुंचे हुए थे और वहां पर ही जो नालासोपारा विरार के उम्मीदवार हैं बीजेपी के राजन नाइक, वो भी वहां पर मौजूद थे। कुछ अन्य बीजेपी के नेता भी स्थानीय वहां पर मौजूद थे। इसी बीच में बहुजन विकास अघाड़ी, जो कि हितेन ठाकुर की पार्टी है, उसके सैकड़ों कार्यकर्ता अचानक होटल में आ जाते हैं और हंगामा शुरू हो जाता है। विनोद तावड़े को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लेते हैं तमाम कार्यकर्ता और हंगामेबाजी शुरू कर देते हैं। हालांकि विनोद तावड़े ने इस दरमियान कई बार हितेन ठाकुर को फोन करके जानकारी दी कि किस तरह से उनके कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं और जिस तरह का एलिगेशन उनके ऊपर लगा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची है। किसी तरह की कोई पैसों की बरामदगी अभी तक आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से बताया नहीं गया है। ऐसे में ये जो हंगामा है वाकई में चौंकाने वाला है। क्या वाकई में बीजेपी नेता विनोद तावड़े वहां पर पैसों के साथ पहुंचे थे, किसी को पैसे दिए जाने थे, या वहां पर किसी तरह का कोई पैसा बरामद हुआ है? इसको लेकर आधिकारिक कोई बयान आया नहीं है, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उसमें भी इस तरह की पुष्टि होती अभी तक नजर नहीं आ रही है कि वहां पर पैसे बांटे जा रहे थे। लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का यह कहना है कि दरअसल विनोद तावड़े वहां पर जो बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता है, जो वोटर है, जो पदाधिकारी है, उनको वहां पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उनको पैसे बांटने की कोशिश की जा रही थी और इन्हीं आरोपों के तहत विनोद तावड़े को चारों तरफ से घेर कर वहां पर नारेबाजी की जा रही है। शर्म करो के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि बहुजन विकास अघाड़ी के जो मुखिया है हितेन ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज ठाकुर, ये दो लोग जो है, एक हितेन ठाकुर खुद वसई सीट से लड़ रहे हैं, जबकि नालासोपारा और विरार सीट से क्षितिज ठाकुर इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजन नाइक उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में तमाम लोगों से बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हंगामा लगभग 2 घंटे से अभी भी जारी है। पुलिस बल बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। चलिए, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर और इन तस्वीरों के साथ साथ आपको बता दूं कि अब पैसे बांटने की ये जो तस्वीरें, आरोप लगाए गए हैं, पैसे बांटने के जो आरोप लगाए गए हैं, इसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। लेकिन पैसे बांटने के आरोप पर अब संजय राउत का बयान भी सामने आया है। बीजेपी का खेल खत्म हुआ, जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था वो ठाकुर ने किया। चुनाव आयोग हमारा बैग चेक करता है और सत्ता पक्ष पर कार्रवाई से डरता है इलेक्शन कमीशन। ये संजय राउत का बयान भी इसको लेकर अब सामने आना शुरू हो चुका है और ये भी साफ है कि देखना होगा कि पूरे मामले की जांच किस तरीके से की जाती है और क्या सच सामने निकल कर आता है। राजीव, बिल्कुल, देखिए, संजय राउत ने ट्वीट करके सीधे तौर पर निशाना साधा है और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया है, साथ साथ में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया है। संजय राउत का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे, नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्षी नेताओं के बैग चेक किए गए, उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई, वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेता है वो खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। हालांकि संजय राउत इसके पहले भी इस तरह के आरोप लगाते रहे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी ये देखनी है कि कहीं से भी पुलिस प्रशासन ने या फिर चुनाव आयोग की टीम ने पैसे मिलने की पुष्टि की नहीं है। ये सिर्फ आरोप है और इस आरोप के बाद ये पूरा हंगामा जारी है। चलिए, तो विनोद तावड़े को लेकर जिस तरीके से शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बयान आया है, उनकी तरफ से एक्स पर किया गया पोस्ट, जिसके बारे में राजीव बता रहे हैं कि बीजेपी का खेल खत्म हो गया है, जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए तो वो काम ठाकुर ने किया है। अब जिस तरीके से पूरे मामले पर सियासत होगी, इस पर भी नजर रहेगी और आरोप प्रत्यारोप और मामले की जांच पर नजर बनाए रखे राजीव। अपडेट लेंगे, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब बात भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास की। पुणे में दोनों देशों की सेनाओं के बीच होने वाले इस सैन्य अभ्यास की गूंज सीमा पार चीन तक है और पुणे में जारी युद्धाभ्यास में दोनों देशों के जवान अपना शौर्य दिखा रहे हैं। एक साथ 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ऑस्ट्रा हिंद 2024 के नाम से हो रही ये एक्सरसाइज पीस कीपिंग ऑपरेशन के तहत हो रही है।
क्वाड को चीन के खिलाफ सबसे बड़ी सामरिक साझेदारी माना जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका के बाद क्वाड के 2 सबसे मजबूत पिलर माना जाता है और इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी के खिलाफ लगाम लगाने में क्वाड ने अहम भूमिका भी निभाई है। इसलिए क्वाड देशों की तैयारियों पर चीन अपनी नजरें गड़ाए बैठा रहता है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, सामरिक साझेदारी को मजबूत करना है। अभ्यास 8 नवंबर से शुरू हुआ, 21 नवंबर तक चलेगा। अब एक एक तस्वीर आपके सामने। सबसे पहले देखिए कैसे भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेना के जवान शूटिंग रेंज में डमी दुश्मनों पर निशाना साध रहे हैं। इस अभ्यास में दोनों सेनाओं के एक दूसरे के शूटिंग स्किल्स में और धार लाने के लिए एक साथ ड्रिल की जाती है, जिसमें रेजिमेंट के चुनिंदा अधिकारी और जवान शामिल होते हैं। ये अपनी तरह की विशेष ट्रेनिंग है जिसमें दोनों देश एक दूसरे की हाईटेक हथियारों से दुश्मन पर निशाना साधते हैं। The engineer section moves takes the enemy obstacle using an improvised Bangalore torpedo denoted by the length of Bamboo. Once the charges are in place, the engineers will roll to hard cover and fire the charges. This effective to reduce the obstacle. सैन्य अभ्यास की अब ये वो दूसरी तस्वीर जो स्पेशल सेगमेंट में आती है। इसमें दोनों देशों की सेनाएं टीम की तरह एक एक मिशन को अंजाम देती है। पूरा अभ्यास युद्ध के मैदान की तरह तैयार होता है। जरूरत पड़ने पर दोनों देश ज्वाइंट ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकें, इसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग ली जाती है। अब तीसरी तस्वीर युद्धाभ्यास के डिफेंस सेगमेंट से, जिसमें दोनों सेनाएं दुश्मन पर एक्शन के साथ डिफेंस की टेक्निक भी साझा करती हैं। इस अभ्यास में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने शारीरिक फिटनेस, विशेष हथियारों के कौशल और संयुक्त सामरिक योजना जैसे कई प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया। साथ ही इसमें सैनिक मिलकर हमले का अभ्यास करते हैं। घायल सैनिकों की मदद और अन्य युद्ध कौशल को भी इसी सेगमेंट में सीखा जाता है। अब चौथी तस्वीर, इसमें ना सिर्फ जमीनी लड़ाई बल्कि टेक्निक का सही इस्तेमाल, इस पर गौर किया जाता है। इसमें ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ कैसे किया जाए, इसकी जानकारी साझा की जाती है। इन सभी अभ्यासों का मकसद एक दूसरे की ताकत और रणनीति को समझना और साथ काम करना है। Various types of explosive in either enclosed or open places. आज की एक और बड़ी खबर, और ये दिल्ली से चीन के नागरिक की गिरफ्तारी को लेकर खबर है। धोखाधड़ी के मामले में हुई गिरफ्तारी, जहां 100 करोड़ से ज्यादा ठगी के आरोप लगे हैं। पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, एक एक डिटेल आपके सामने। उससे पहले ये तस्वीर, और ये 100 करोड़ से ज्यादा ठगी के आरोपी, धोखाधड़ी के मामले में हुई गिरफ्तारी, दिल्ली से चीन के नागरिक की गिरफ्तारी को लेकर खबर है। चाइनीज ठग, इसकी तस्वीर आपने देखी, लेकिन ये कैसे ऑपरेट करता था, किस तरीके से ये ठगी को अंजाम देता था, इसका पूरा बायोडेटा अब आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि चीन का ये ठग 100 करोड़ कैसे ले गया, इसको लेकर जांच की जा रही है। साइबर ठगों की लंबी चौड़ी बकायदा एक टीम को लेकर खुलासा हुआ है। फिलहाल इसके बारे में जान लीजिए कि आखिर इसका नाम क्या है, और जो अभी तक खबरें सामने आ रही हैं, ये इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल है आपके सामने कि आखिर किस तरीके से ये ठगी को अंजाम देता था। टेलीग्राम, स्काइप और व्हाट्सएप का ये इस्तेमाल करता था। लेकिन इसी इंफॉर्मेशन से पहले इसका नाम बता देती हूं, क्योंकि जिस शख्स की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका नाम है फेंग चेनजिन। ये चीन के गोंगडोंग का निवासी है, और दिल्ली इसका जो पता है, दिल्ली में रहते हुए ये कहां से ऑपरेट कर रहा था, ये जानकारी भी सामने आ चुकी है। हालांकि 100 करोड़ की ठगी के इस मामले में जिस तरीके से पूरे आरोप लगे हैं इसके ऊपर, इसकी क्राइम कुंडली भी क्या कोई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने निवेश के नाम धोखाधड़ी करने वाले चीनी नागरिक की ये गिरफ्तारी की है,
आरोपी को 100 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में ही गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी फेंग जेनचिंग से लगातार सवाल जवाब कर रही है और पुलिस ने आरोपी के पास से ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल को बरामद किया है। आखिर ये 100 करोड़ की ठगी का जो मामला है, कैसे इसे ये अंजाम देता था, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि पुलिस के मुताबिक अभी ये इंफॉर्मेशन सामने आई है कि 24 जुलाई 2024 को सुरेश नाम के शख्स ने साइबर अपराध पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें शिकायतकर्ता यानी सुरेश ने बताया कि उन्हें धोखाधड़ी वाले स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग सेशन में कम समय ज्यादा पैसा कमाने का लालच दिया गया और बाद में कई लेन देन में लाखों रुपए का निवेश करने के लिए धोखा दिया गया। आपको बताते हैं पुलिस आरोपी तक पहुंची कैसे। दरअसल 24 अप्रैल 2024 को ही 1.25 लाख या 1,25,000 रुपए की ठगी की जो खबर सामने आई, उसमें जांच में टीम को एक रजिस्टर्ड मोबाइल फोन मिला। इसमें टीम फेन शेंजिंग तक पहुंची। दिल्ली के ही सफदरजंग एनक्लेव में रहने वाले चीनी नागरिक फेन को उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया। अब जो कनेक्शन देश भर में साइबर ठगी का भी इसका क्या कोई कनेक्शन है, क्या ये बकायदा कोई गिरोह है और ये चीनी नागरिक क्या उसी गिरोह का सरगना है, ये वो तमाम सवाल है जिसके तहत मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाई हुई है हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने। जितेंद्र से इस पूरे मामले को लेकर एक एक जानकारी लूंगी। उससे पहले इस पूरे नेक्सस के बारे में फिलहाल क्या दावे किए जा रहे हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर ठगी करने वाले ये सरगना विदेशों में बैठकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और गिरोह के शातिर अपराधी अपने ही देश जैसे चीन में बैठकर आईपी से फोन कर लोगों से ठगी कर रहे हैं। अब साइबर ठगों की बकायदा एक लंबी चौड़ी टीम होती है। अब इंफॉर्मेशन वॉल पर वही डिटेल आपके सामने जिसकी शुरुआत में मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि ये ऑपरेट कैसे करते हैं ये जानना बहुत जरूरी था। खुलासा ये हुआ कि टेलीग्राम, स्काइप और व्हाट्सएप का ये इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन ये भी सामने आई कि टेलीग्राम पर बकायदा ग्रुप्स बनाए जाते हैं और ग्रुप्स में हो रही चैट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये बात भी सामने आ रही है कि आखिर कम समय में ज्यादा पैसा कमाने और लुभावने ऑफर जो ये देते हैं उसको देखते हुए भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है जहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर सकती है 100 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले की जांच। अब मनी लॉन्ड्रिंग में हो सकती है जांच। दिल्ली पुलिस ईडी को पूरे मामले की जानकारी देगी। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत जैन से की जा रही पूछताछ के बाद 100 करोड़ की ठगी के मामले में जांच हो रही है, उसी को देखते हुए इस वक्त की ये लेटेस्ट न्यूज है जहां मनी लॉन्ड्रिंग में हो सकती है पूरे मामले की जांच। पर्टिकुलर केस के अंदर फर्स्ट लेयर के अंदर जो हमारा कंप्लेनेंट है उससे 11 अकाउंट्स में इन्होंने पैसे ट्रांसफर कराए थे। उन 11 अकाउंट्स को जब हमने चेक किया तो फर्स्ट लेयर के अंदर हम लोगों को करीब 35 करोड़ रुपीस की ट्रांजैक्शन मिली है और अब हम सेकंड लेयर पर काम कर रहे हैं। जो फिगर हमको अभी प्रेजेंटली सेकंड लेयर में जाने से अराउंड 100 करोड़ के आसपास के ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं। उसके आगे भी लेयर्स हैं, इस पर काम चल रहा है। पैसा अल्टीमेटली हमारे केस में कहाँ जाएगा वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे तो हमको पूरा पता चलेगा। बाकी जो STF नोएडा जहाँ पर ये पहले अरेस्ट हुआ था 10 महीने अंदर है, उस केस में पर्टिकुलरली उन लोग ने STF नोएडा ने ये बोला कि ये पैसे अल्टीमेटली उनके केस में बिटकॉइन में ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर चाइना भेजे जाते हैं। यानी अब खुलासा जितेंद्र ये हो चुका है कि कैसे पैसे ठगी के जरिए कमाए गए और पैसा चीन तक पहुंचाया गया। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो पूरी मनी ट्रेल है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है इस आरोपी की उसके मुताबिक पता चला है कि बिटकॉइंस में पैसे को कन्वर्ट कराया जाता था और उसके बाद उसको चाइना भेजा जाता था। इसके अलावा साल 2020 में पहली बार ये भारत आया। उस वक्त ये आंध्र प्रदेश के कंपनी में बतौर वेंडर काम कर रहा था, वर्किंग वीजा पर आया था और उसी दौरान उसी कंपनी ने इसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज कराया था धोखाधड़ी का, जहां पर ये गिरफ्तार हुआ और तिरुपति जेल के अंदर ये कुछ महीने बंद रहा। उसके बाद ये नोएडा पहुंचता है। नोएडा में भी ठीक इसी तरीके से चीटिंग करता है कुछ लोगों के साथ और नोएडा STF इसकी गिरफ्तारी करती है और उस दौरान भी ये कुछ महीने जेल में रहा और उसके बाद फिर दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव को इसने अपना नया ठिकाना बनाया और यहां पर आकर बाकायदा इसने फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। फिलहाल अभी तक 100 करोड़ रुपए की जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर जल्दी वो ईडी से संपर्क करेगी, ईडी को इस केस से जुड़े तमाम दस्तावेज देगी ताकि आरोपी के खिलाफ PMLA के तहत कार्रवाई
कार्रवाई की जा सके। दूसरी बात यह कि इस मामले में कहीं ना कहीं जांच एजेंसी को यह यकीन है कि इस मामले में सिर्फ ये चीनी नागरिक शामिल नहीं था, बल्कि इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो कि इस पूरी धोखाधड़ी के नेक्सस में शामिल हो सकते हैं। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए या फिर उनकी पहचान के लिए भी लगातार जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी चलिए, मामले की जांच पर नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र आपका। तो 100 करोड़ की ठगी का ये मामला आपने देखा है, लेकिन समय के साथ साथ ठगी के तरीके जिस तरीके से अपग्रेड हो गए हैं, उसमें आजकल आप एक शब्द सुन रहे होंगे, डिजिटल अरेस्ट भी। और धोखाधड़ी गैंग, डिजिटल अरेस्ट गिरोह पर प्रहार की खबर अभी और भी है, और ये बड़ी खबर अब यूपी से आई है, जहां इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एसटीएफ ने गुरुग्राम से 7 ठगों की गिरफ्तारी की है। डिजिटल अरेस्ट कर सकते थे। और साथ ही आपको बता दें, कंबोडिया में पाकिस्तान और चाइनीज नेटवर्क से बकायदा ट्रेनिंग को लेकर भी एक खुलासा हुआ है। कैसे करते थे ये धोखाधड़ी? डिजिटल अरेस्ट के जरिए। यही एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और 48 लाख की ठगी के बाद हरकत में जिस तरीके से एसटीएफ आई, पंकज सुरेला गिरोह का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल ये ठग करते हैं। वीपीएन एक शब्द आप रोजाना सुनते हैं डिजिटल अरेस्ट के इस मामले में, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से ये ठग ऑपरेट कर रहे थे, उसी को लेकर और बड़े खुलासे अब आपके सामने। क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉल पर रुक करूंगी और यूपी एसटीएफ जिस तरीके से एक्टिव हुई, यूपी एसटीएफ ने जिस अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का ये भंडाफोड़ किया है, इस गिरोह तक यूपी एसटीएफ आखिर पहुंची कैसे? इंफॉर्मेशन वॉल पर ये डिटेल, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का ये भी एक पूरा नेक्सस है, पूरा जाल है। किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं, विदेश से भी क्या इनके तार जुड़े हैं? ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि मेरे सहयोगी विपिन चौबे हमें ज्वाइन करने वाले हैं, जिनसे हम ये भी सवाल करेंगे कि ठगों तक एसटीएफ आखिर पहुंची कैसे। क्योंकि लखनऊ का ये मामला है जिसमें एक डॉक्टर से 48 लाख की ठगी हुई। डॉक्टर की शिकायत के बाद ही एसटीएफ हरकत में आई और एसटीएफ गैंग का कनेक्शन तलाशते हुए जिस तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई, इसमें भी विपिन एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी, वो आईपी एड्रेस। क्योंकि जिस आईपी एड्रेस से गैंग ऑपरेट कर रहा था, उसी के जरिए लोकेशंस ट्रेस हो पाई। अब जांच में क्या खुलासे हुए इस पूरे नेक्सस को लेकर? देखिए, पुलिस ने इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ किया है। इसमें से आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे जानने और समझने की कोशिश की कितने लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया है। इसके साथ साथ इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी, कैसे ये शिकार बनाते थे और किस तरह से इस पूरे मामले में जालसाजी का पूरा गिरोह था, कितने लोग इसमें शामिल थे, कहां लोगों को शिकार बनाया और कौन कौन से लोग इनके शिकार में आए हैं। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर पर्दा उठना बाकी है। गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा जा रहा है, रिमांड पर लेने की कोशिश और पूरे नेक्सस के भंडाफोड़ करने की कोशिश में फिलहाल यूपी एसटीएफ जुटी हुई है। चलिए विपिन, मामले की जांच पर नजर बनाए रखें, क्योंकि लोकेशन जिस तरीके से ट्रैक और ट्रेस की गई, उसमें एक और इंफॉर्मेशन जाते जाते, क्योंकि गुरुग्राम के एक होटल के बारे में इसमें पता लगा। 15 दिन तक टीम ने होटल में बकायदा टीम रेकी की और फिर इस गैंग के पूरे नेटवर्क का जिस तरीके से पता लगा, उसी बारे में बता रहे थे हमारे सहयोगी विपिन। एक और बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दें, क्योंकि मुंबई नोटकांड की जो तस्वीर शुरुआत में हमने आपको दिखाई, इसी पर अब कांग्रेस का बयान आया है। इस वक्त की यही लेटेस्ट न्यूज है, जहां तावड़े बैग भरकर नोट लाए थे, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। और साथ ही बीजेपी पैसों से चुनाव प्रभावित कर रही है, तावड़े लोगों को पैसे बांट रहे हैं। एक बार फिर से वही तस्वीर आपके सामने है, जहां देखिए चुनाव से एक दिन पहले आई इन तस्वीरों के बाद हंगामा और आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी है, जहां देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ जहां प्रचार थम चुका है, वहीं 20 नवंबर यानी कल वोटिंग से पहले आज सामने आई इन तस्वीरों के बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आपके सामने वोटिंग से पहले पालघर में हुए हंगामे की तस्वीर है, जहां देखिए बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े का घेराव कर लिया गया और घेरा इसलिए गया क्योंकि उनके ऊपर पैसे बांटने के आरोप लगाए जा रहे हैं। शहर के विमानतय होटल, ये एक होटल में सभी लोग मौजूद थे, जहां बताया जा रहा है कि सभी एकजुट हुए और ये घेराव किया क्योंकि यहां बीजेपी के विनोद तावड़े और स्थानीय नेता राजन नाइक होटल पहुंचे थे, जिसके बारे में मेरे सहयोगी राजीव सिंह शुरुआत में हमें जानकारी दे रहे थे। और इसी दौरान यहां पर कार्यकर्ताओं ने कैसे घेराव किया, हंगामा हुआ, उसी के बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, अब आरोप तो लगा दिए गए, लेकिन इस बीच कांग्रेस का बयान भी नोटकांड को लेकर अब सामने आ चुका है।
राजीव, आवाज आ रही है तो बताएं, क्योंकि पैसों के साथ तावड़े के कई वीडियोस की बात और आरोप कांग्रेस लगा रही है। देखिए, अभी तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वहां पर किसी तरह का कोई पैसा मिला है, लेकिन इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन अभी भी किया जा रहा है, क्योंकि होटल के बाहर लगातार हंगामा चल रहा है। विनोद तावड़े जो हैं वो लगातार बहुजन विकास आघाड़ी के जो नेता हैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हितेन ठाकुर का कहना है कि अभी तक लगभग 20 से 25 फोन विनोद तावड़े के आ चुके हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हंगामा होटल के अंदर और बाहर दोनों तरफ हुआ है। इसके बाद में बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं से भी तमाम बीजेपी के नेता जो है वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अभी पूरा मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पहले लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई है। तो अभी फिलहाल ये 4 तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के तहत अभी तक इस बात को लेकर कोई भी बात सामने नहीं आई है कि क्या ये पैसों का ही पूरा मामला है, और इसी बारे में राजीव हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आरोप खुले तौर पर लगाए जा रहे हैं मुंबई से सामने आई इन तस्वीरों के बाद कि नोट कांड का ये पूरा मामला है। बैग भरकर नोट लाए गए, इसके बकायदा एक नहीं बल्कि कई वीडियोस को लेकर भी अब कांग्रेस दावे कर रही है। वहीं देखिए किस तरीके से थोड़ी देर पहले ही आपसे राजीव मैंने बात की, जब संजय राउत ने भी साफ तौर पर बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए इसको लेकर। देखिए, उद्धव ठाकरे का भी एक बयान सामने आया है कि किस तरह से उनका बैग चेक किया गया था, लेकिन उनके बैग में कुछ मिला नहीं, लेकिन विनोद तावड़े के बैग से पैसे मिले हैं, ऐसा उद्धव ठाकरे की तरफ से दावा किया गया। और आज शाम को उद्धव ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में बीजेपी की भी आधिकारिक प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा हंगामा हुआ है, क्योंकि विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, ऐसे में उन पर इस तरह का आरोप लगा है और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई बेहद चौंकाने वाली है। विनोद तावड़े चारों तरफ से कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं, लगातार नारेबाजी चल रही है, हंगामा हो रहा है, शर्म करो के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुलिस प्रशासन ने या फिर चुनाव आयोग की टीम ने किसी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। ये बात भले लोग दावा कर रहे हैं कि वहां पर पैसे बांटे जा रहे थे, चाहे बहुजन विकास आघाड़ी के नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेता हो, लेकिन जब तक बरामदगी नहीं दिखाया होती है, जब तक इस पूरे मामले में कोई भी चीजें सत्य के तौर पर सामने नहीं आती है, तब तक आधिकारिक तौर पर यह कहना कि पैसे बांटे जा रहे थे ये अभी कह सकते हैं कि ठीक नहीं है। लेकिन बिल्कुल जिस तरह का आरोप है, उस आरोपों के तहत 5 करोड़ रुपए विवांता होटल में लाए गए थे बीजेपी के नेता महासचिव विनोद तावड़े के द्वारा, और वहां पर राजन नाईक जो कि नाला सुपारा विरार सीट से आधिकारिक तौर पर बहुजन विकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं क्षितिज ठाकुर, उनके सामने राजन नाईक खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि ये जो सीट है लगभग 30 साल से बहुजन विकास आघाड़ी यानी कि हितेन ठाकुर का गढ़ रही है। पहली बार इस तरह के कयास लग रहे थे कि शायद ये सीट जो है बीजेपी अपने खेमे में ला सकती है, जीत सकती है। बड़ी संख्या में वहां पर उत्तर भारतीय वोटर भी है। ऐसे में बीजेपी ने पूरी कोशिश की है, एक स्ट्रेटजी बनाई थी सीट को जीतने के लिए, लेकिन ऐसे समय में यहाँ पर इस तरह की जो तस्वीरें आई है, इससे पासा भी पलट सकता है। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर बड़े सवाल भी उठा दिए गए, लेकिन मामले की जांच पर आप नजर बनाए रखें। और इस बीच चुनाव आयोग से भी जिस तरीके से पूरे मामले की कार्रवाई की मांग की जा रही है, इसी बारे में सहयोगी राजीव हमें जानकारी दे रहे थे। संजय राउत ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाए, कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया आपको बता दिया गया। लेकिन इस बीच आपको बता दें, थोड़ी देर बाद इसी पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। हालांकि इसी मामले को लेकर उद्धव ठाकरे की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया है, और जो जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ये बात संजय राउत की तरफ से भी प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। प्रियंका जी, इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, उसमें तो कहा जा रहा है सबूत ऐसे अभी और भी वीडियोस के तौर पर है, क्यों नहीं चुनाव आयोग की तरफ से पूरे मामले पर संज्ञान लिया जा रहा? देखिए, आज बहुत स्पष्ट हो गया है कि जो आरोप हम शुरू से लगाते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धन बल की वजह से सरकार बना पाई है, सरकारें स्थापित कर पाई है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बाकी राज्यों में भी। जो खुलेआम नंगा नाच हुआ था गोवा की टेबलों पर और महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई थी, गुजरात से आए हुए खोखे से लेकर दिल्ली से आए हुए खोखे को लेकर हम बार बार यही आवाज उठा रहे थे। आज वही सच्चाई सामने आई है। 4 बार उद्धव साहब ठाकरे जी का बैग चेक हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से। क्या विनोद तावड़े जी का एक भी बैग चेकिंग होते हुए देखा? क्या आ रहे खोखे गुजरात से और दिल्ली से क्या उनकी चेकिंग हुई? आज जनता का विश्वास है महाविकास आघाड़ी पे, तब जाकर आज ये रेड हुई है।
और ये सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि विनोद तावड़े कोई छोटे नेता नहीं है, एक बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज वो अगर इस तरीके का पैसा बांट रहे हैं तो दिख रहा है कि प्रजातंत्र तो इंतजार करना चाहिए कि पूरे मामले की जांच हो जाए। खरीदा जा रहा है। प्रियंका जी, तो इंतजार करें अभी कि किस तरीके से पूरे मामले की जांच होती है। नहीं, आप क्या इंतजार करने का कर रही हैं? मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। हाँ। इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को हम सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं कि जो चोरी करता है उसी को चोरी का सामान दे दिया जाता है। जब हमारी पार्टी का नाम और सिंपल रातों रात ऐसे चोरों को दे दिया गया, ऐसे गद्दारों को दे दिया गया, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में हम बार बार ला रहे थे किस तरीके से कम्युनल एड्स डाल रहे हैं, बार बार उनके संज्ञान में ला रहे हैं किस तरीके से प्रचार उनका करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है, कम्युनल एड्स आ रहे हैं, उस पर कार्रवाई की है। हमने कोई कार्रवाई होते हुए नहीं देखा है। अब ये कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से नहीं आई है, ये कार्रवाई जनता के सामने से आई है। और मैं एक चीज कहूंगी, अगर सही मायने में इलेक्शन कमीशन के पास फाइन है और प्रजातंत्र को ठीक से रखना चाहते हैं तो ऐसी राजनीतिक पक्ष जो पैसों के बल पे सत्ता बनाती हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ने का इजाजत नहीं देनी चाहिए, तभी देश में सही मायने में प्रजातंत्र वापस से बहाल होगा। शुक्रिया TV9 से बातचीत के लिए प्रियंका जी आपका। यूबीटी शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जो पूरे मामले पर सबूत के साथ ये दावे कर रही हैं कि किस तरीके से चुनाव से ऐन पहले मुंबई में नोटों का ये खेल खेला गया है। इस वक्त की यही लेटेस्ट न्यूज है जहां तावड़े बैग भरकर नोट लाए थे, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है और साथ ही बीजेपी पैसों से चुनाव प्रभावित कर रही है। तावड़े लोगों को पैसे बांट रहे हैं। एक बार फिर से वही तस्वीर आपके सामने है जहां देखिए चुनाव से एक दिन पहले आई इन तस्वीरों के बाद हंगामा और आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी है। ऐसी बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, आगे भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जहां हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और दिल्ली का हिमाचल भवन नीलाम होगा। बिजली कंपनी की रकम ना लौटाने का ये मामला आखिर है क्या? एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां जानिए किस तरीके से बड़ी खबर सामने आई कि दिल्ली का हिमाचल भवन नीलाम होगा। अब हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में हिमाचल नीलामी की स्थिति में पहुंच चुकी है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी आदेश नहीं पड़ा है। सचमुच में पूरा हिमाचल प्रदेश अब चिंतित है कि अगर हिमाचल भवन की नीलामी हो गई तो आने वाले समय में तो स्थिति ये आएगी कहीं सचिवालय की नीलामी ना हो जाए। विधानसभा को इसके पास हमको गिरवी नहीं रखना पड़ जाए, ये स्थिति बन गई है हिमाचल प्रदेश की। ये चिंता का विषय है, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था। अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है, इट्स ओपन सर, लेकिन नहीं कोई पढ़ा नहीं है। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपये आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था, उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि, और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री और साथ ही नेता विपक्ष को आपने सुना। अब पूरा मामला भी जान लीजिए कि आखिर है क्या। हिमाचल भवन को लेकर ये पूरा मामला जानिए, जहां हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट के सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था और इसी प्रोजेक्ट में पहले भी ऑब्जेक्शन में प्रदेश सरकार को कंपनी की ओर से जमा की गई 64 करोड़ रुपए की अपफ्रंट मनी 7% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश मिला था। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोर्ट के इस आदेश की अनदेखी की। अब ब्याज समेत ये राशि 150 करोड़ पहुंच गई है। आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर की सांसों पर पहरा अभी भी लगा हुआ है और प्रदूषण की मार ऐसी पड़ी है कि लोग जहरीली हवा लेने को मजबूर हो चुके हैं। हालत ये है कि दिल्ली के दर्जनों जगहों पर AQI की सुई ही टूट गई है। AQI 500 के पार जा चुका है। आमतौर पर 301 के बाद AQI सबसे घातक माना जाता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में AQI 500 तक पहुंच चुका है। अशोक विहार इलाका हो या बवाना, द्वारका, जहांगीरपुरी, मुंडका, नजफगढ़, नेहरू नगर, नॉर्थ कैंपस जैसे दिल्ली की दर्जनों ऐसी जगहें जहां पर AQI 500 के पार रिकॉर्ड किया जा चुका है। लेकिन इस बीच प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश की मांग की है। यही इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का भी आरोप, कृत्रिम बारिश पर चिट्ठी का जवाब केंद्र नहीं दे रहा है। आज फिर केंद्र को चिट्ठी लिख रहा हूं, गोपाल राय की तरफ से कहा गया। कृत्रिम बारिश की मांग की तहत ही गोपाल राय की तरफ से केंद्र को एक चिट्ठी लिखी गई। अब गोपाल राय ये कह रहे हैं कि आज फिर से
केंद्र को चिट्ठी लिख रहा हूं क्योंकि कृत्रिम बारिश पर चिट्ठी का जवाब केंद्र नहीं दे रहा है। कृत्रिम बारिश नहीं तो कोई और समाधान केंद्र दे। उत्तर भारत प्रदूषण की मार को झेल रहा है और हमारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे सो रही है जिससे कि वो इस देश की सरकार हो ही नहीं, इस देश के लोगों को उसको चिंता हो ही नहीं। दिल्ली के अंदर जो आज इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हुई है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह का स्मॉग का चादर ऊपर आसमान में छाया हुआ है, इसको तोड़ने के लिए दो उपाय है, या तो तेज हवा चले और या फिर बारिश कराई जाए। आर्टिफिशियल रेन के लिए, कृत्रिम बारिश के लिए हमने अगस्त से केंद्र सरकार से निवेदन शुरू किया। हमने जब अगस्त में सबसे पहले, अगस्त में ये 30 अगस्त को हमने पहली चिट्ठी लिखी थी, कोई जवाब नहीं दिया मीटिंग बुलाने के लिए। इस 30 अगस्त की मीटिंग के बाद फिर हमने उनको ये 10 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने ये चिट्ठी लिखी 23 अक्टूबर को, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री दोनों थे, उनसे भी निवेदन किया, कोई जवाब नहीं आया। आज तक एक बैठक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलाने को तैयार नहीं है। एक और लिख दिया आज दिल्ली में इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। आज पूरे उत्तर भारत में एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। इसलिए आज फिर हमने ये चिट्ठी लिखी है कि तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी, जिसमें आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों को बुलाया जाए, दिल्ली सरकार को बुलाया जाए और जिन विभागों को केंद्र सरकार के परमिशन देना है उनको बुलाया जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाह रहा हूँ कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें। आधा देश आपका इंतजार कर रहा है, आप कब तक आपकी सरकार सोती रहेगी? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को आपने सुना, जिनके मुताबिक अगस्त से एक के बाद एक 3 चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं और अब इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की भी मांग की जा रही है क्योंकि आज के वक्त की मांग है कृत्रिम बारिश। अब कृत्रिम बारिश होती कैसी है, इसके लिए क्या कुछ चुनौतियां भी हैं? क्योंकि आसमान में विमानों के जरिए एक तय ऊंचाई पर बादलों के बीच केमिकल छोड़ा जाता है, इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। होती कैसी है कृत्रिम बारिश? इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए एक डिटेल आपके सामने रखती हूं क्योंकि आसमान में बादलों के बीच केमिकल का छिड़काव, ये बात अगर आप कृत्रिम बारिश को लेकर समझे तो जरूरी है कि कैसे केमिकल के रूप में ही बादलों के बीच, केमिकल के रूप में ही सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये कि ड्राई आइस्ड और साधारण नमक का ये बाकायदा एक घोल है। इस घोल को बादलों के बीच छोड़ने के लिए विमान भी हवा की दिशा से उल्टी दिशा में उड़ान भरता है और इसी दौरान यह छिड़काव होता है। अब क्लाउड सीडिंग के लिए आपको बता दें 40% बादल भी जरूरी है। लेकिन इससे पहले भी कृत्रिम बारिश को लेकर चर्चा तब हुई थी, सुर्खियां तब आई थी जब आपने दुबई की खबर सुनी थी। लेकिन कहां पर अब तक कृत्रिम बारिश हो चुकी है? अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। हालांकि कृत्रिम बारिश को देखते हुए ये इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि इसको लेकर भी चुनौतियां हैं और चुनौतियां फिलहाल ये हैं कि कई लेवल पर इसके लिए अप्रूवल जरूरी है। डीजीसीए, पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अप्रूवल की भी बाकायदा इसके लिए जरूरत है और यही वजह है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जल्द से जल्द पूरे मामले को देखते हुए अब एक इमरजेंसी मीटिंग की भी मांग कर रहे हैं। और अब बात भारत के गौरवशाली स्पेस प्रोग्राम से जुड़ी एक अहम खबर की। इसरो का GSAT-N2 सैटेलाइट अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हो चुका है और खास बात यही है कि इस सैटेलाइट को देर रात अमेरिका की फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारत के सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया और ये पहली बार हुआ है जब इसरो और स्पेसएक्स ने एक साथ काम किया है। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भारत के रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाया गया। लॉन्च की तस्वीर भी स्पेसएक्स की सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट की गई। GSAT-N2, जिसे GSAT-20 भी कहा जाता है, एक संचार उपग्रह है जिसे इसरो की सैटेलाइट सेंटर और लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम सेंटर ने विकसित किया है। 3, 2, 1, ignition.
वैसे आपको बता दें, अंतरिक्ष की फील्ड में भारत बड़ा प्लेयर है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर GSAT-N2 सैटेलाइट के लॉन्च के लिए स्पेसएक्स की रॉकेट की जरूरत क्यों पड़ी, ये जान लीजिए। दरअसल GSAT-N2 सैटेलाइट का वजन 4700 किलोग्राम है और इतने भारी भरकम सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो ने फ्रेंच कंपनी एरिनस्पेस से समझौता किया। लेकिन एरिनस्पेस के पास ऐसे रॉकेट हैं जो सिर्फ 4000 किलो के सैटेलाइट को आसमान में ले जा सकते हैं। ऐसे में इसरो ने स्पेसएक्स की मदद ली, सैटेलाइट को फ्लोरिडा पहुंचाया और फॉल्कन 9 रॉकेट से GSAT-N2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा। फॉल्कन 9 रॉकेट फिर से इस्तेमाल हो वाला रॉकेट है, मतलब ये रॉकेट अंतरिक्ष में जाकर वापस धरती पर आ जाता है। फॉल्कन 9 के जरिए ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कार्गो भी भेजा जाता है। और इस बीच आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां पैसे बांटने के आरोप पर विनोद तावड़े का भी बयान सामने आ चुका है। पुलिस और चुनाव आयोग पूरे मामले की जांच करे, सीसीटीवी फुटेज की जांच हो, सच सबको पता है। तो विनोद तावड़े, जिनके ऊपर इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगाए गए और हंगामा हुआ, उसकी एक एक तस्वीर और मामले पर लगातार आ रहे अपडेट के बारे में TV9 आपको जानकारी दे रहा है। फिलहाल पैसे बांटने के आरोप पर विनोद तावड़े क्या कह रहे हैं, सुनिए। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, ईतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, CCTV फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है।